गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या पड़े हैं भारत में, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। 1960 के दशक के आरंभिक चरण में कृषि में कुछ नई तकनीकों की शुरुआत की गई और जो विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। और देखिए, इन तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूं की खेती के लिए और दूसरे दशक में धान की खेती के लिए किया गया। इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति आई और उत्पादकता स्तर 250% से भी ज्यादा बढ़ गया। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का था, और जो 1960 के दशक के शुरुआत में जो है वो मैक्सिको में ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान कर रहे थे। और बोरलॉग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीज के द्वारा उत्पादकता 200% से अधिक बढ़ गई। 1965 तक यह बीजों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया तथा खाद्यान्न अभाव वाले देश जैसे मैक्सिको, ताइवान आदि में किसानों द्वारा इनका प्रयोग किया जाने लगा। और देखिए, भारत में तृतीय वर्ष पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कृषि विकास की जो धीमी प्रगति थी उसने परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के अधिकाधिक प्रयोग से अल्पकाल में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से उत्पादन वृद्धि ताकि हो सके। और प्रोफेसर गाडगिल ने इस नवीन व्यूह रचना में कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों तथा उन्नत बीजों से अधिक उपज, उर्वरकों के अधिक बढ़ते प्रयोग तथा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के उपायों पर जोर दिया, और इसी को एक तरह से हम हरित क्रांति कहते हैं। देखिए, हरित क्रांति की इस जो नवीन व्यूह रचना में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ये जो नवीन व्यूह रचना है कृषि क्षेत्र में, इसमें चयनित क्षेत्रों में कृषि जो पढ़ते हैं उनके समन्वित उपयोग से वैज्ञानिक कृषि द्वारा कम से कम समय में अधिकाधिक कृषि उत्पादन करना तथा उनकी मांग और पूर्ति में अंतराल को पाटना हरित क्रांति कहलाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग, कीटाणुनाशक दवाएं, मशीन, उन्नत बीज, सिंचाई के साधन आदि, इनको सबको विशेष बढ़ावा देने का समावेश है। और इसमें जो मुख्य तत्व हैं, सबसे पहला है कृषि विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया गया। तो देखिए, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए उन उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया गया जिनमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं होने के साथ साथ वह क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोप से मुक्त और सुरक्षित हो, और उन चुने हुए प्राथमिक क्षेत्रों में ही उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, पौध संरक्षण, औषधियां, कृषि विशेषज्ञों का समन्वित उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है उन्नत बीजों के प्रयोग पर बल, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि करना भी हरित क्रांति के तहत किया गया, और उसके लिए गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि फसलों की उन्नत किस्म की बुआई पर जोर दिया गया। और देखिए, 1968 में केवल जहां 85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों की बुआई होती थी, वो बढ़कर 1973-74 में 259 लाख हेक्टेयर तथा 1990-91 में बढ़कर 639 लाख हेक्टेयर हो गई। और 2001-2 में अगर हम देखें तो ये 830 लाख हेक्टेयर हो गई। और इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों का निरंतर बढ़ता उपयोग भी देखा गया। हरित क्रांति की इस नीति में रासायनिक उर्वरकों के देखिए उत्तरोत्तर बढ़ते उपभोग पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप जहां इन उर्वरकों का उपभोग 65-66 में केवल 78 लाख टन था, वो बढ़कर 1968-69 में 17.6 लाख टन, और 2012-13 में 290 लाख टन हो गया। फिर सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि और लघु योजनाओं पर भी जोर दिया गया। अधिक उपज तथा वर्षा की अनिश्चितता में
सुरक्षा हेतु सिंचाई सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि भी कृषि उत्पादन में वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक है और इसलिए इस नीति में सिंचाई सुविधाओं के व्यापक विस्तार तथा शीघ्र फलदायी लघु सिंचाई योजनाओं तथा भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग पर जोर दिया गया और उसके कारण जो है सिंचाई के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि देखी गई। फिर है बहुफसल कार्यक्रम। कम समय में तैयार होने वाली फसलों की बुआई में वृद्धि से न केवल कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी वरन सीमित कृषि योग्य भूमि में अल्पकाल में वर्ष में कई फसलें बोना भी संभव हो पाया है, जैसे शंकर मक्का, शंकर बाजरा, ज्वार, चावल में जया, पद्मा, मैक्सिकन गेहूं कम समय में तैयार होने वाली फसलें हैं तथा उत्पादन भी अपेक्षाकृत अधिक बैठता है और इस प्रकार से हरित क्रांति के तहत बहुफसल कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। फिर कीटाणुनाशक औषधियों का बढ़ता हुआ जो प्रयोग है और पौध संरक्षण है उसमें भी जो है तेजी देखी गई और पौध संरक्षण कार्यक्रम में तेजी लाई गई है। पौध संरक्षण कार्यक्रमों में कीटाणुनाशक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्र विस्तार, आवश्यक अनुसंधान तथा पौध संरक्षण कार्यक्रम हेतु पौध संरक्षण निदेशालय की भी स्थापना की गई है। फिर है भूमि सुधार और भू संरक्षण, लैंड कंजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत सभी प्रकार के मध्यस्थ और बिचौलियों का अंत करना, कृषकों को भूधारण की सुरक्षा देना, शोषण से मुक्ति, मालिकाना हक दिलाना, ये सब इसमें आते हैं और इस नवीन नीति में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने के साथ साथ भूमि कटाव और उर्वरा शक्ति में ह्रास को रोकना आदि भी इसमें समावेशित है। फिर है कृषि में सहायक खाद्य फसलों का विस्तार पर बल, एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडियरी जो क्रॉप्स है इसको हम कहते हैं उसको भी बढ़ावा दिया गया है और जिससे न केवल खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति होगी बल्कि इसके साथ साथ आलू, अंडे, मछली, केले, शकरकंद, अन्य प्रोटीन युक्त वस्तुओं के उत्पादन और जो है उसमें भी वृद्धि लाई जा सकेगी। फिर है कृषि विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना। बहुत सारी संस्थाएं जो है उनकी स्थापना की गई है और 1963 में जैसे राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई, कृषि वित्त व्यवस्था के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई, उर्वरकों की पूर्ति के लिए उर्वरक निगम, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि मूल्यों के निर्धारण के लिए कृषि मूल्य आयोग, इन सबकी स्थापना जो है उल्लेखनीय है। और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भी 1982 में स्थापना की गई और इसके अलावा कृषि के यंत्रीकरण तथा उन्नत उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। नवीन कृषि नीति में कृषि विकास के लिए उन्नत उपकरण तथा यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान है और इससे कृषि और उद्योग में आर्थिक घनिष्ठता आएगी। देश में 13 कृषि उद्योग निगमों मशीन औजारों के निर्माताओं तथा किसानों से संपर्क स्थापित कर औजारों तथा यंत्रों की खरीद मरम्मत आदि करने की व्यवस्था करेंगे और देश में इन यंत्रों तथा उपकरणों की पूर्ति में वृद्धि का प्रयत्न भी सम्मिलित है और ट्रैक्टरों की पूर्ति में वृद्धि करना है और कृषि औजार केंद्रों की स्थापना करना है। इन सभी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है कृषकों को उचित मूल्यों की गारंटी देना। कृषकों को देखिए उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा तथा मूल्यों में होने वाली गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरित क्रांति में उचित मूल्यों की गारंटी दी गई है और कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि उपज का वसूली व खरीद मूल्य निर्धारित करती है और केंद्रीय खाद्य निगम और राज्य खाद्यान्न निगमों द्वारा सरकारी नीति को मूर्त रूप दिए जाने की चेष्टा की जाती है और मूल्य निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इस तरह अधिक उत्पादन की स्थिति में कृषि उपज की कम लोचदार मांग के कारण होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान कर किसानों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा अधिक उपयोगी तथा व्यवहारिक लगती है। फिर है ड्राई फार्मिंग जो है उष्मा कृषि का विकास करना। भारत में देखिए कृषि योग्य जो 1710 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है उसमें से केवल 860 लाख हेक्टेयर भूमि ही सिंचित है और
ये जो हरित क्रांति है वो 805 लाख हेक्टेयर भूमि में ही लागू हुई है, जबकि 1710 लाख हेक्टेयर भूमि में हरित क्रांति हो जाने पर भारत न केवल आत्मनिर्भर बल्कि निर्यातक भी बन सकता है। और विशेषज्ञों के अनुसार अगर अगले आने वाले वर्षों में भूमिगत तथा भूमि के ऊपरी सतह के जल संसाधनों का उपयोग होने पर भी संचित भूमि का विस्तार 860 लाख हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में आगामी 10 वर्षों में भी 300 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और इस कारण से ऐसे क्षेत्रों में जो है सूखी खेती को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसलिए हरित क्रांति में ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर है पशुपालन का विकास। पशुपालन विकास जो है कृषि विकास का महत्वपूर्ण अंग है, और इसलिए हरित क्रांति से नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम, उनके पर्याप्त चारे की व्यवस्था, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग आदि को उन्नत तथा आधुनिकतम बनाने के प्रयत्न का समावेश है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हरित क्रांति नीति जो है वो चुने हुए क्षेत्रों में जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है, चुनी हुई फसलों के विस्तार, अल्पावधि फसलों के प्रचार, अधिक उपज वाले बीजों तथा उन्नत बीजों का प्रयोग, भूमि सुधार, पौध संरक्षण कार्यक्रम, कीटाणुनाशक औषधियों के अधिक प्रयोग, लघु सिंचाई योजना का विकास, कृषि ऋण सुविधाओं का विस्तार, रासायनिक खाद के उपयोग में वृद्धि की नीति है। और इसमें कृषि की उत्पादन में की वृद्धि की प्रेरणा निहित है। उचित मूल्य नीति का समावेश है, और वैज्ञानिक पद्धतियों तथा प्रौद्योगिक ज्ञान के उपयोग से कृषि उत्पादन में कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य है। और इस पर देश की आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास और कृषि प्रगति निर्भर करती है। और इस प्रकार देश के सीमित साधनों के समुचित उपयोग से कृषि के चहुमुखी विकास की यह एक बृहद नीति है, और अधिक व्यवहारिक और शीघ्र फल देने वाली नीति है। और इससे औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति भी बढ़ाई जा सकेगी। अब हम देखते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा है, या हरित क्रांति की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, या हम कहें कि हरित क्रांति कहाँ तक हरी है। तो देखिए, हरित क्रांति कृषि विकास की व्यूह रचना है, जिसमें देखिए 1966-67 से कृषि उत्पादन में अल्पकाल में ही तीव्र गति से वृद्धि पर जोर दिया गया। इसके अंतर्गत सीमित संसाधनों के चयनित प्रयोग व उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। उन्नत बीजों और अधिक उपयोग देने वाले फसलों के विस्तार, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कीटाणुनाशक दवाइयों के उत्तरोत्तर बढ़ता उपयोग के साथ साथ यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने से कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की सफलता जो है, जो अब हम देखते हैं, सबसे पहला है खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो सकी है हरित क्रांति से। फिर है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो पाया है हरित क्रांति से। फिर है औद्योगिक कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि देखी जा सकती है, चाहे तिलहन का उत्पादन हो, चाहे गन्ने का उत्पादन हो, चाहे जूट का उत्पादन हो। और इससे औद्योगिक माल के निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिला है। फिर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है, उसके उपयोग में भी क्रांतिकारी जो है वृद्धि हुई है। फिर है पौध संरक्षण तथा कीटाणुनाशक दवाइयों के प्रयोग में भी वृद्धि देखी जा सकती है। और इसके अलावा उन्नत बीजों और अधिक उपज देने वाली फसलों के क्षेत्र में विस्तार जो है देखने को मिला है, और इस ऐसे फसलों की बुआई को प्रोत्साहन मिला है, अधिक उपज देने वाली। और इसके अलावा भू संरक्षण तथा चकबंदी को प्रोत्साहन मिला है, और इसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि जो है हरित क्रांति के फलस्वरूप देखने को मिली है। फिर है कृषि में यंत्रीकरण को प्रोत्साहन मिला है, चाहे पंप सेट के बढ़ते हुए प्रयोग हैं, चाहे नए सेट लगानी है, और विद्युत ट्रेलरों की बिक्री है, यंत्रीकरण का बढ़ता हुआ उपयोग है। और इसके अलावा निर्यात वृद्धि और आयात प्रतिस्थापन में जो है उपयोगी, एक तरह से देखिए, एक तरफ तो कृषिजन्य पदार्थों के आयात में कमी हुई है,
और वहाँ देश में उनके बढ़ते उत्पादन से निर्यात वृद्धि का अवसर मिला है। फिर कृषि में व्यवसायिक दृष्टिकोण का विकास देखने को मिला है। आज किसान केवल जीविकोपार्जन दृष्टिकोण से के कारण ही उत्पादन नहीं करता, बल्कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से के कारण भी उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, जो कि भावी कृषि के विकास का आधार है। फिर व्यापक प्रचार प्रसार प्रभाव में तेजी देखी गई है और लगभग सभी क्षेत्रों के किसान वैज्ञानिक कृषि की ओर प्रेरित हुए हैं। फिर हरित क्रांति श्वेत क्रांति के लिए भी आधारशिला रही है। कृषकों को डेयरी विकास, मुर्गी पालन और अंडों से उत्पादन में वृद्धि आदि को बल मिला है और इनके उत्पादन में भारी वृद्धि देखने को मिली है। थैंक यू।